हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्विजिटिव एजुकेशन। मैं शिवम आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ एक और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी का लेक्चर। और आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करेंगे वो पेपर होगा 3 जुलाई 2019 में जो हुआ था उसका इवनिंग शिफ्ट। और जनरल अवेयरनेस का ये हम सेक्शन है जिसके अंदर 25 क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको इन 25 क्वेश्चंस के साथ साथ वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 25 क्वेश्चंस तो आपको पता ही चलेंगे, साथ ही साथ उनकी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी ये वीडियो आप लोगों के लिए अगर आप इस वीडियो को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इससे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट कर दूं उससे पहले बताना चाहूँगा कि हमने इससे पहले भी काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर की वो कवर कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है उन्हें तो अभी तुरंत जाइए और उन वीडियोस को देखिए और अपने सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना टाइम गवाए। सबसे पहला सवाल जो आपके एग्जामिनेशन में आया था वो आया था कि जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है साफ वुमेन्स, उसकी चैंपियनशिप रोम में मार्च 2019 में इंडिया ने जो लिफ्ट की थी तो कौन से टाइम में उसने ये लिफ्ट करी है। मतलब हम लोगों ने इंडिया ने लगातार कितनी बार जो साफ वुमेन्स चैंपियनशिप है उसे जीता है। और ये काफ़ी बढ़िया बात है कि हमने लगातार 5 बार इस साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो चैंपियनशिप होती है इसे जीता है। तो ये वुमेन्स फेडरेशन है जहाँ पे फुटबॉल के मैचेस होते हैं तो उसमें लगातार इंडिया ने 5 बार मान सकते हैं आप लोग फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊं कि साफ में कितने सारे मेंबर्स होते हैं तो बेसिकली इसमें आपके 7 मेंबर हैं। 8 हुआ करते थे, अफगानिस्तान ने लेकिन विड्रॉ कर लिया था। तो अभी इस प्रेजेंट टाइम में 7 जो हैं वो आपके इस एक्टिव मेंबर्स हैं। सबसे पहला मेंबर बांग्लादेश, फिर भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। अगर मैं बताऊं आपको कि 5 बार कौन कौन से साल में ये जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन चैंपियनशिप है वो जीती है तो 2010 में, 2012 में, 2014 में, 2016 और 2019 के अंदर लगातार 5 बार इंडिया ने इसकी जो ट्रॉफी है उसको हाथ में उठाया है। तो कितनी बढ़िया बात है कि हमारी जो इंडिया की जो ये टीम है ये कितना बढ़िया परफॉर्म कर रही है एक काफ़ी अच्छे लेवल पर। तो यही था ये सवाल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा सेकंड सवाल आता है कि जो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के सेकंड टाइम में कौन बने हैं, उनका नाम क्या है। यहाँ पे उनकी फोटो है और उनका नाम है जोको विडोडो। ओके दोस्तों, तो सेकंड बार मतलब इनका सेकंड टर्म हो गया है, जैसे आप मान सकते हैं जैसे हमारे मोदी जी बने हैं दूसरी बार लगातार, इसी तरीके से ये भी इनका ये सेकंड टर्म चल रहा है दोस्तों। तो मैं बता दूं आपको इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है और अगर हम लोग करेंसी की बात करें तो इंडोनेशियन रुपए वहाँ की करेंसी हो जाती है दोस्तों। तो यही थी ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी बातें आप लोग को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है इन द फेमस रोहिला वॉर इन द ईयर 1774 द रोहिलाज वेर डिफीटेड बाय द नवाब ऑफ अवध। तो बोला गया है कि जब रोहिला वॉर हुई थी 1774 के अंदर तो उस टाइम पे नवाब ऑफ अवध से कौन थे जो हार गए थे, मतलब किनको हरा दिया था उन्होंने। वेर डिफीटेड बाय द नवाब ऑफ अवध, तो उनका नाम था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला की मतलब सुजाउद्दौला से वो लोग हार गए थे इस वॉर के अंदर। और ये काफ़ी बड़ी वॉर हुई थी जहाँ पे आप मान सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ था और जहाँ पे जो जीत हुई थी वो सुजाउद्दौला की हुई थी, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। उस टाइम पे ये नवाब अवध थे, तो ये भी आप बात ध्यान में रख सकते हैं अपने। As per the Constitution of India, panchayats at the intermediate level may not be constituent in a state having a population not exceeding। मतलब कि बोला गया है कि पंचायत जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे कहाँ पे काम करेगी, मतलब कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए एक स्टेट के पास कि ये जो आप कह सकते हैं ये इंटरमीडिएट लेवल जो है वो परफॉर्म करेगा। तो अगर वो जो आप कह सकते हैं पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आप मान सकते हैं कि वहाँ पे पंचायत जो रूल है वो फॉलो नहीं होने वाला है। अगर मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे पंचायत जो राज सिस्टम है वो सभी स्टेट्स में एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के अंदर। साथ ही साथ अगर यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो सभी यूनियन टेरिटरीज पर है, पर एक्सेप्ट दिल्ली को छोड़ के बाकी हर जगह पे आपका पंचायती जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे परफॉर्म करती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 20 लाख अगर पॉपुलेशन है तब जाके ये बात होगी, वरना नहीं होगी। अगर 20 लाख से ज़्यादा होगी तो कोई पंचायती इंटरमीडिएट लेवल पे परफॉर्म नहीं करने वाली है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है साफ तौर पे।
नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि विच डे हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आईडीबी टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इशूज बाय द यूनाइटेड नेशंस। मतलब कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कौन सी डेट को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है, तो वो डेट है आपकी 22 मई को हर साल ये जो दिवस है ये मनाया जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से मतलब होता है कि आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास में कितने सारे जीव रहते हैं, चाहे वो मैक्रो लेवल पे या माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो इतने सारे बायोलॉजिकल जो कि जिंदा हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए ये डे मनाया जाता है, जिससे कि लोगों को पता लग सके कि कितने सारे जो बायोडाइवर्सिटी के इश्यूज आ रहे हैं, कि हम लोग नेचर को क्या नुकसान देते हैं, उनसे जो माइक्रो लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो उनकी डाइवर्सिटी है वो कितनी ज़्यादा नुकसान में आ सकती है। इन सभी बातों से हमें रूबरू करवाया जाता है। तो दोस्तों यही था इस टॉपिक के अंदर में। 22 मई को ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये बात करी गई है, मतलब कि उनके द्वारा ये चीज़ें शुरू हुई हैं। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि विच फोर्स हेल्प्स स्विमर्स फ्लोट इन वाटर। मतलब कि कौन सी फोर्स है जो कि स्विमर्स को पानी में तैरने में मदद करती है, तो उस फोर्स का नाम है बुओयंट फोर्स। अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ग्रेविटी ऊपर से आपको फोर्स लगाती है और जो बुओयंसी फोर्स है फ्लूइड में जो लगती है वो नीचे से लगती है। अगर दोनों फोर्सेस जो हैं वो सही तरीके से लग पाएंगी तो जो बॉडी है वो फ्लोट करने में सक्षम होगी, अन्यथा वो या तो डूब जाएगी या तो उड़ जाएगी, जो पॉसिबल है नहीं कि हवा में चली जाए वो, पर हाँ आप मान सकते हैं वो डूब जाएगी। आप मतलब ये मान सकते हैं आप लोग। ओके दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं पिछले क्वेश्चन में जाना चाहूँगा और आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि जो थीम है 2020 में इसकी, वो थी आर सॉल्यूशंस आर इन द नेचर। मतलब कि हमारे जो समाधान है वो हमारे नेचर में ही है। और आपको एक और चीज़ बताऊँ मैं कि फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो डॉक्टर विलियमसन को कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे याद आ गई, तो मैंने सोचा आपको बता दी जाए, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बुओयंट फोर्स के बारे में आई होप कि अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फ्रिक्शनल फोर्सेस जो कि आपको मदद करती हैं चलने में, आपको पता होगा कि हमारे मोशन के अपोज में फ्रिक्शन लगता है जिससे हम लोग चल पाते हैं। मैग्नेटिक फोर्सेस दो मैग्नेट्स के नॉर्थ और साउथ पोल्स पे लगाई जाती है। और मस्कुलर फोर्सेज आप मान सकते हैं कि ऐसी फोर्सेज जो कि ह्यूमन बींग्स या फिर आप मान सकते हैं कहीं किसी ऐसी चीज़ से लगाई जाए जहाँ पे मसल्स का यूज़ हो, तो उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्सेज। नेक्स्ट आता है डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्यूटर्स। मतलब कि ग्यूटर्स किस वजह से हो जाता है, अगर आपकी बॉडी में कौन सा ऐसा आप मान सकते हैं कि कंपाउंड न्यूट्रिएंट्स है जिसकी कमी के कारण ये जो ग्यूटर्स है वो हो जाता है। तो आयोडीन है ऐसा मतलब न्यूट्रिएंट्स जिसकी कमी से आपको ग्यूटर्स हो जाता है। आयोडीन की अगर बारे में मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 53 हो जाता है। साथ ही साथ ये लस्टरस होता है, पर्पल ब्लैक नॉन मेटेलिक सॉलिड होता है, ये भी मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट बात। और ये तो चलो ग्यूटर्स की बात होगी। विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, रैसेस हो जाएंगे, वीकनेस होगी। और अगर हम कैल्शियम की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है इससे, और हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। और अगर आयरन की कमी हो जाए तो अनीमिया आपको हो जाता है। आयरन की अगर मैं बारे में बात करूं मैं कि कितना बॉडी में पाया जाता है, तो 0.07% आपकी बॉडी में आयरन जो है वो पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका सवाल आता है टू विच स्टेट डज द ट्रेडिशनल फ्लोक डांस गोटिपुआ बिलोंग। मतलब कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिससे कि ये जो डांस है ये बिलोंग करता है, तो वो स्टेट है आपकी उड़ीसा। उड़ीसा से ये जो डांस है, ये ट्रेडिशनल फ्लोक डांस है, ये बिलोंग करता है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि ये अगर आप लोग देखें तो ज़्यादा आमतौर पे वहाँ पे जो मेल है वो भी इस डांस को करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं उत्सुक होते हैं। और अगर उड़ीसा के बारे में बात करें तो कैपिटल भुवनेश्वर हो जाती है और गवर्नर इसके गणेशी लाल हैं और सीएम है नवीन पटनायक, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी सारी स्कीम्स जो हैं वो अपनी स्टेट के लिए लाते रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं सवाल की तरफ बढ़ता हूं तो जो सवाल है हमारा, विच इज़ द न्यू स्टेट बर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन जून 2018। जून 2018 में आंध्र प्रदेश ने अपनी स्टेट गवर्नमेंट को बताया था, मतलब नई जो बर्ड है उसको नाम दिया था। तो वो जो बर्ड थी आपकी वो थी रोज रिंग पैरेट, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं। और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इससे कि किस तरीके से ये रोज रिंग पैरेट दिखता है। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने 2018 में ये बताया था कि वो अपना एक नया बर्ड जो है, अपनी स्टेट बर्ड जो है वो चुन रहे हैं, जो कि थी रोज रिंग्ड पैरेट। अगर आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो कैपिटल हो जाती है आपकी विशाखापट्टनम, जो कि इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। अमरवाटी इसकी लेजिस्लेटिव है और जो कुरनौल है वो उसकी जुडिशियल है। 3 कैपिटल है इसकी जो कि काफ़ी आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। गवर्नर के बारे में बात करें
तो विश्व भूषण हरिचंदन इसके गवर्नर हैं और जो सीएम है वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी। और ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे उस टाइम पर। नेक्स्ट सवाल के बारे में बढ़ते हैं और देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस फॉर मिलिट्री सर्विसेज इन इंडिया। मतलब कि कौन सा ऐसा हाईएस्ट अवार्ड है जो दिया जाता है मिलिट्री सर्विसेज में प्रेसिडेंट्स के समय पर। तो परम वीर चक्र है जो उन वीर जवानों को दिया जाता है जो कि देश के लिए या तो शहीद हो जाते हैं या फिर उन जवानों को दिया जाता है जिनका योगदान बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है हमारी इस देश की सुरक्षा के लिए। तो परमवीर चक्र है जो दिया जाता है। इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो मैंने सोचा कि सब कुछ आपको बता दिया जाए कि क्या बातें हैं इसकी। तो ये सारे वो आप कह सकते हैं अवार्ड हैं या फिर आप कह सकते हैं वो मेडल्स हैं जो दिए जाते हैं उन वीर जवानों को जिन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो ये इतने सारे इनके वो हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र हो गया यहाँ पे क्लास 1 इसकी, अशोक चक्र क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से हैं। और पद्म विभूषण हो जाता है आपका और साथ ही साथ पद्म विभूषण इसके इस तरीके में भी हैं। यहाँ पे 2 पद्म विभूषण है, पहला आपका जो है वो प्रपोज्ड रिबन है और दूसरा जो है वो आपका सिंपल वाला रह जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान से अगर आप चाहते हैं इन्हें पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने इसलिए रखा है ये। और अगर मैं बताऊँ आपको कि फर्स्ट जो परमवीर चक्र दिया था वो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको कि ये जो डिज़ाइन है ये इनकी कोइंसिडेंटली जो मेजर सोमनाथ शर्मा की बेटी हैं उनके द्वारा ही बनाई गई थी, जो कि काफ़ी आप कह सकते हैं कोइंसिडेंटली ऐसी बात थी कि इन्हीं की बेटी के द्वारा ये जो पहली बार लाया गया था ये डिज़ाइन इसका। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉनेटरी प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। मतलब कि कौन सी ऐसी आप कह सकते हैं वो मॉनेटरी प्रिंसिपल है जो कि इस जो आप कह सकते हैं इस बात को बताता है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। अब देखिए ये जो बात है ये आपकी ग्रिजमैन्स लॉ में बताई गई है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ बुक है जो जॉन गे के द्वारा भी यहाँ पे लिखी गई थी और इसके अंदर बताया गया था कि इस तरीके से बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड, मतलब कि यहाँ पे बैड मनी का ऐसे ब्लैक मनी के तौर पे नहीं लिया गया। यहाँ पे बैड मनी का ये लिया गया कि कहीं पे आपने पैसा लगाया या फिर आप कह सकते हैं कि आप सेविंग कर रहे हैं लेकिन वो पैसा अगर आप कहीं लगा दें जिससे कि आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा तो वो पैसा जो है सिर्फ आप सेविंग करने में उसे ख़राब कर रहे हैं, तो वहाँ से इसका बैड मनी से लिया गया है। और गुड मनी भी इस तरीके से कि वो जहाँ से आपका ज़्यादातर प्रॉफिट हो उस चीज़ पर ये बातें सारी कही गई हैं। विच कंट्री वॉन द 2019 सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टाइटल। तो कौन सी कंट्री ने या आप कह सकते हैं ये कप जो है इसे जीता है। तो वो कंट्री आपकी साउथ कोरिया के बारे में बात करें तो कैपिटल हो जाती है सियोल और जो इसके पीएम है उनका नाम है चुंग सी क्यून। आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत कर रहा हूँ। और जो करेंसी है इसकी वो है साउथ कोरियन वॉन। प्रेसिडेंट जो है वो उनके मून जोई इन है। तो प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए थोड़ा इधर उधर हो जाता है। और ये है बात करी गई है कि 2019 के सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी का जो जीता था वो साउथ कोरिया के द्वारा जीता गया था। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। As of May 2019, which player has scored the most international runs in the world in all the 3 formats? मतलब कि 2019 मई में आप बताइए कि कौन ऐसे शख्स थे जिन्होंने हर एक 3 फॉर्मेट मतलब टेस्ट मैच हो गया आपका, ओडीआई मैच और T20 मैचेस में सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो मारे थे, मतलब जिनका सबसे ज़्यादा स्कोर रहा है था। तो सबसे बढ़िया प्लेयर इंडिया की तरफ से सचिन तेंदुलकर जी थे। उन्होंने ही इतना बढ़िया जो है अपना एक कह सकते हैं कि इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि तीनों ही मैच में अब तक इंटरनेशनल रन्स जो है सबसे ज़्यादा इनके द्वारा बनाए गए हैं। सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बात करें तो 2014 में इन्हें भारत रत्न मिला था, 2008 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था, 2019 में इन्हें ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में लाया गया था नाम इनका, और 2020 में अभी इन्हें लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो मिला था। वो इसलिए मिला था इन्हें क्योंकि इनका जो है बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट 2000 से लेकर 2020 तक रहा था, तो उसलिए उन्हें ये वाला अवार्ड मिला था। दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स कैन बी कैरेक्टराइज लार्जली बाय देयर यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। मतलब कि ट्रांजिस्टर यूज हुआ था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में, और यहीं पे देखा जाता है कि ज़्यादातर जो भी कंप्यूटर्स हैं जिनमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है उन्हें हम लोग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। दोस्तों ओके, तो वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले जो कंप्यूटर यूज़ किया गया था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें यूज़ करना शुरू हो गया। मतलब कि जो नए नए बनाते हैं कंप्यूटर्स उनमें आईसी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो यूज़ करा जाता है। दोस्तों आपका अगला सवाल आता है कि कोलेरू लेक विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मतलब कि कौन सी स्टेट में
कोलेरू लेक जो है वो आता है, और ये आप मान सकते हैं कि फ्रेश वाटर लेक है, मतलब कि पीने लायक पानी है यहाँ का। तो आंध्र प्रदेश के अंदर ही ये जो है ये आपका लेक आता है। अब देखिए, मैंने आपको मैं बताऊं कि मैंने अब तक काफ़ी सारे जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस किया है, पढ़ाया है लोगों को, तो इतना मैं समझ चुका हूँ एक चीज़ इनसे कि जो सवाल आपके एग्जामिनेशन में आने वाला होगा, तो ये समझ जाइए कि उस साल उस स्टेट में जो भी स्टेट के सवाल आते हैं कि उस साल उस स्टेट में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो नई हुई होंगी। और एक सवाल अगर किसी एक स्टेट से आता है तो समझ जाइए कि उसी स्टेट से बाकी के काफ़ी सारे सवाल जो है वो आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश यहाँ का इस बार का मेन स्टेट हो गया, तो इससे पहले भी काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो आंध्र प्रदेश के आए हैं, और इस तरीके के सवाल भी आते रहते हैं आंध्र प्रदेश के। तो अगर हम लोग कोलेरू लेक के बारे में बात करते हैं, तो ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे नवंबर 1999 में मनाया गया था। और अगर हम लोग बात करें तो ये रामसायर वेटलैंड में भी लाई गई थी 19 अगस्त 2002 के अंदर। ओके दोस्तों, तो इतनी बातें थी आपकी कोलेरू लेक के बारे में। और कहाँ पे आता है ये? आंध्र प्रदेश के अंदर है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर। अगला सवाल आता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 के अंदर? 2018 के अंदर बताया गया है कि इंडिया की रैंक क्या थी, तो 130 थी इंडिया की रैंक। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई इसमें, क्योंकि अगर आप लोग ऑफिशियल जाके देखेंगे वहाँ पे जो रैंक दी गई है वो 129 दी गई है, और 2017 में 130 दी गई थी। इसका मतलब ये हो जाता है या तो ऑप्शंस गलत हैं या फिर यहाँ पे ईयर इनकी गलत हो गई है। अब उस टाइम पे इस बारे में बात करी थी कि नहीं करी थी ये मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन अगर आप देखें सही तौर पे, क्योंकि ये चीज़ जब मैंने पढ़ी तो मुझे भी ऐसे ही लगा था कि गलत सवाल या पूछ लिया गया है थोड़ा सा, कि 2018 में जो रैंक रही थी वो 129 रही थी, और 2017 में 130 रही थी इंडिया की रैंक। तो यहाँ पे या तो ईयर जो होनी चाहिए वो 2017 होनी चाहिए, या तो ऑप्शंस में आपका 129 भी ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन अगर ऑफिशियल्स के आंसर शीट के द्वारा चलें तो आपका जो ऑप्शन हो जाता है वो 130 हो जाता है दोस्तों। तो मैंने सोचा आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी है ये, तो ये लीजिए। साथ ही साथ ब्राज़ील की रैंक 79 थी, और दोनों ही साल में 79 रही थी इसकी। और चाइना की बात करें तो 86 रही थी, और 85, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा उनमें। इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आती हैं हमारे। अब देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब किस तरीके से देखा जाता है कि किसको रैंक 1 पे रखा जाएगा। तो 3 पैरामीटर्स हैं, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, मतलब वहाँ के जो बच्चे हैं या फिर जो लोग हैं वहाँ जन्म लेते हैं और जो मृत्यु रहती है उनकी किस तरीके से रहती है। नॉलेज, मतलब कि उनकी शिक्षा किस तरीके से रहती है, कितने साल तक उन्हें पढ़ाया जाता है, एजुकेशन इंडेक्स के द्वारा इसे लिया जाता है। और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि किस तरीके से उनका जीवन व्यापन है, क्या वो अपनी इच्छाओं को कितना पूरा कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, ये सारी बातें वहाँ पे देखी जाती है GNI इंडेक्स के अंतर्गत। ओके दोस्तों, तब जाके एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर चिनकानकारी एम्ब्रॉयडरी। तो बोला गया है कि ये जो आपकी चिकन, आपने सुना होगा, आमतौर पे लिया जाता है इसका नाम, तो जो चिकन एम्ब्रॉयडरी है वो कहाँ पे फेमस है? तो लखनऊ के अंदर ये जो है ये फेमस है। लखनऊ जो है वो कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, और आप जाते हैं उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ जी, और वहाँ की गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल है। ओके दोस्तों, ये बातें थी, थोड़ा सा मैंने सोचा आपको बतानी ज़रूरी होगी। नेक्स्ट आपका सवाल आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल। कोबोल कंप्यूटर लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया था? तो ग्रेस मूरे हॉपर ने कोबल लैंग्वेज को इन्वेंट किया था, या फिर मान सकते हैं कि बनाया था, जो कि काफ़ी बढ़िया लैंग्वेज है कंप्यूटर लैंग्वेज, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट आपका आता है, डैश इज ए मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म कैटेगराइज्ड बाय बेंडिंग कॉज्ड बाय सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स टिपिकली लाइट एंड डार्क सिलिकेट्स। मतलब कि बोला गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फॉर्म है मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो कि आप मान सकते हैं कि सेग्रीगेशन से बन जाता है या फिर उसे मनाया जाता है, तो वो आपका है वो है आपका नीस। और इस रॉक को लिया जाता है जो कि मान सकते हैं सेग्रीगेशन के द्वारा अपने आप बन जाता है ये रॉक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका सवाल आता है, द पावर ऑफ इंक्वायरिंग इनटू एंड डिसाइड ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज वेस्टेड इन। अगर यहाँ सवाल पूछा गया है कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पे जो जितने भी आप कह सकते हैं डिसाइड करनी है कोई चीज़, कोई डाउट हो रहा है या फिर आप कह सकते हैं कोई परेशानी आ रही है, तो कौन उन सभी चीज़ों को दूर करेगा? तो वो पावर दी गई है हमारी सुप्रीम कोर्ट को कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई दिक्कत आती है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट उन सभी सवालों के जवाब देगी, और उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। नेक्स्ट आपका 21 क्वेश्चन नंबर आता है, ऑन विच रिवर इज पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट। मतलब कि कौन से रिवर पे जो पोलावरम इरिगेशन का जो प्रोजेक्ट बन रहा था उस टाइम पर वो मनाया गया था? तो गोदावरी रिवर पर मनाया गया था आपका ये पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द थर्ड सयाजी रतन अवार्ड इन नवंबर 2018
विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन द मेमोरी ऑफ ईस्ट वाइल बड़ोदरा रूलर सयाजी राव गेवड़ थर्ड। मतलब कि किस आदमी को ये वाला जो सयाजी रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया था, तो वो थे हमारे अमिताभ बच्चन जी, उन्हें ये अवार्ड दिया गया था, और जो कि काफ़ी मशहूर एक्टर हैं और इनकी एक्टिंग की बहुत ज़्यादा सराहना करते हैं हम लोग। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना समय हमारी इस इंडियन सिनेमा को दिया है, जिनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है, तो इसीलिए इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि आपका पद्मश्री इन्हें 1984 में मिला था, पद्म भूषण इन्हें 2001 में मिला था, और पद्म विभूषण इन्हें 2015 में मिला था दोस्तों। तो ये बातें थी अमिताभ बच्चन जी के बारे में। ओमान की एक ऑथर हैं जोका अलहर्थी, उन्होंने 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ है उसे जीता था। तो उनकी कौन सी नोवेल के लिए उन्हें ये प्राइज़ मिला था? तो सेलेसियल बॉडीज़ एक करके मान सकते हैं ये नोवेल थी, जिनके तौर पे या फिर जिसकी वजह से जो इन्होंने लिखी थी उनसे इन्हें ये अवार्ड मिला था। और जो सेलेसियल बॉडीज़ है इसका ट्रांसलेशन जिसका ट्रांसलेशन है वो किया था मैरलाइन बूथ ने। ओके दोस्तों, तो ये जो जोका अलार्थी हैं ये फर्स्ट फीमेल ओमानी नोवेलिस्ट हैं जिन्हें अब तक कोई नोवेल ऐसी मिली जिनका ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में हुआ है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ओमान के ऑथर हैं ये और पहली वुमेन ऑथर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिनकी बुक का ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में हुआ है। आपका 24th क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ बीन हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो बिहार वो स्टेट है जिसको 2011 के अगर सेंसस से देखें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोग जो हैं वो डेंसली रहते हैं। और बिहार के बारे में बात करें तो वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है फागू चौहान, और कैपिटल पटना सभी जानते हैं, और सीएम जो है वो नीतीश कुमार हैं। सबसे लास्ट आपका सवाल आता है, विच एम्परर आर्मी डिड महाराणा प्रताप फाइट इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने किस मुगल एम्पायर से लड़ाई करी थी? तो वो थे अकबर। अकबर से उन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी में लड़ाई करी थी, और जो जीत हुई थी अकबर की हुई थी, वहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने ये जीत को हासिल किया था दोस्तों। यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल लिख दूंगा, जहाँ पे आप मुझे मेल करके पीडीएफ ले सकते हैं, और वेल ऑर्गेनाइज पीडीएफ होगी। फ्री में पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड करवाई गई है, बस आपको मेल करना है अपनी आईडी से मेरी आईडी पर, और मैं आपको 24 आवर्स के अंदर ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।